इस कर दीजिए। जी सर। बर्बर कबीला जनूबी अफ्रीका का रिहायशी है। मजलिस इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। मजलिस जो है वो ईरान की पार्लियामेंट का नाम है। हिमालयाज, एल्प्स एंड एंडीज रॉकीज को फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। 2006 में मोंटेग्रो मुल्क है जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया था। वन सेल थिक वेसल्स को कैपिलरीज कहा जाता है। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस इंजीनियर अरूबा फरीदी हैं। पानी के अंदर सबसे ज्यादा हल होने वाला सोलेबल शुगर है। पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एरिश फातिमा है। रूम टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा जो मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। पाकिस्तान के शुमाल में केरथर की पहाड़ियां हैं। डेमोग्राफी में हम मौत और पैदाइश दोनों का मुताला करते हैं। वाटरलू का मुकाम बेल्जियम में है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रमल्ला में है। एल्पाइन ग्लेशियर को वैली ग्लेशियर भी कहा जाता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। किसी भी खास जगह के एटमॉस्फेयर को हम वेदर कहते हैं। प्लूटो वो प्लेनेट है जहां पर स्नो कैप माउंटेन पाए जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सियाचिन की लड़ाई 1984 में हुई। लंग्स की टोटल कैपेसिटी 6 लीटर्स है। न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ को इंडिया ने 1 अप्रैल 2020 को अनाउंस किया। दूसरी जंग अजीम में 5 मिलियन यहूदी जो है वो कत्ल किए गए। मुगलिया अहद का आगाज 1526 और इसका अख्ताम 1857। 10 सीटें जो हैं वो कौमी असम्बली में गैर मुस्लिमों के लिए हैं। पाकिस्तान के झंडे में सितारा अलामत है नॉलेज, विजडम एंड करेज की। वजीर खां मस्जिद लाहौर में वाक़या है। कश्मीरी लीडर सैयद अली शाह गिलानी सितंबर 2021 में उन्होंने वफात पाई। कालाबाग डैम पंजाब में वाक़या है। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। मुगल अंपायर का सबसे पहले जो बादशाह थे वो बाबर थे। महमूद गजनी ने अटैक किए 17 टाइम्स। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के ज़खायर जो हैं वो सिंधक में दरियाफ्त किए गए। अटलांटिक चार्टर इन अगस्त 1947 ये साइन किया था फ्रैंकलिन रोजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल ने। The accuracy of floating point numbers representable in two 16-bit words of a computer is approximately 6 digits. टिग्रस रिवर के किनारे बगदाद का शहर वाक़या है। Who was the first Malaysian Prime Minister who worked for their freedom from British? ये टुंकू अब्दुल रहमान हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 साल। एबिडो एंड पोडो वर प्रोमलगेटेड बाय अयूब खान। ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम 1600 में। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। राजा डोगरा ने कश्मीर को खरीदा था 1846 में। खैबर इज़ा पास। महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया। महमूद ऑफ गजनवी ने इंडिया पर अटैक किया था 11th सेंचुरी में। पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन टैक्स लॉ। Computer operator functions is provides data for operating, determines a sequence and perform defined task. Which of the following is not associated with the spelling dialog box? Edit. Which planet of the solar system cast out from the list of planet? वो कौन सा सियारा है जिसको सोलर सिस्टम से जो है वो बाहर कर दिया गया है? तो वो प्लूटो है। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस की का इस्तेमाल किया जाता है।
टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर आई हैव मेट योर ब्रदर बिफोर, इस सेंटेंस में बिफोर जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। लाइट पेन को ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहते हैं। अटर्न कोट इडियम का मतलब है ट्रेटर यानी गद्दार। क्लाइमेक्स का मुत्तजाद है बॉटम। मीगर का मुत्तजाद है लार्ज। Find the missing terms 16, 24 and 36. I worked from 9 a.m. till 8 p.m. Till is which part of speech preposition? Change of voice, whom did the rich help? Whom the rich was helped. Change voice, he is writing a book. A book is being written by him. Change narration, he said, I have a new car. He said that he had a new car. Which of the following are not the sides of right angles triangle? A option 9 centimeter, 5 centimeter and 7 centimeter. Solve the equation 62 का आंसर 1/2 है। 63 को सॉल्व करना है तो इसका आंसर 7 था, यहाँ पर 5 आंसर दिया गया है जो रॉन्ग है। 64 ये भी इक्वेशन सॉल्व करनी थी, कल हमने ये सवालात किए थे। बी ऑप्शन इसका ठीक है। 65 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी जल्दी पर तेल का काम, मेक थिंग वर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज व्यू? लैंडस्केप। विच पाकिस्तानी पोएट गॉट लेनिन प्राइज? फैज अहमद फैज। एम्बिगुअस का मुतजाद क्लैरिटी। He dash his work before my father arrived, had finished. The another word for pros and cons, for and against, slow and steady, wins the race. B option. Change narration, he said that I might achieve my goals. He said, may you achieve your goals. Dash was the first to develop the binomial theorem, Omar Khayyam. Change narration, he said, by God, I am not guilty. A option ठीक है, he said that by God he was not guilty. Who is the current chief of air staff? Zahir Ahmed Babar. जी सर। सर अगला सवाल करवा दूं? जी क्वेश्चन नंबर है 76। ये कोई मैथमेटिक्स का सवाल लगता है मुझे तो। जी सर। और मैथमेटिक्स से तो मेरी जान जाती है। सर सबकी जाती है। हाँ जी, एक जमाना था मैम स्लाइड। मैथमेटिक्स अच्छी थी, लेकिन जब से मैथमेटिक्स पढ़ाना छोड़ी है अब तो बिल्कुल ही क्लास 5 की मैथमेटिक्स भी समझ में नहीं आती। अच्छा, ये क्या है? द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50, यानी वालिद साहब और उसके बेटे की उम्र को मिलाया जाए तो 50 साल बनते हैं। इफ 10 years ago, अगर 10 साल कबल, द फादर एज वाज 9 times द एज ऑफ हिज सन, 10 साल पहले उस बच्चे के बाप की एज उस बच्चे से 9 गुना ज्यादा थी। तो बताइए कि अब उसकी एज क्या होगी? ये नीचे उसको सॉल्व भी किया गया है। तो मिस रुखसाना साहब, ये काइंडली आप जरा समझा दीजिए जरा थोड़ा सा। मैम स्लाइड शेयर करने का ऑप्शन जरा दीजिए। जी सर, सम ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के जो
पर सम ऑफ इन दोनों की जो एजेस हैं, अगर उनको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वो 50 इयर्स था दोनों का सम एजेस का। अब 10 साल जो है, 10 साल पहले जो फादर की एज है वो 9 टाइम यानी 9 गुना ज्यादा है बेटे की उम्र से। तो 10 साल पहले फादर की एज 9 टाइम ज्यादा थी, तो वो 9x हम सपोज करेंगे। बेटे की उम्र को हम x सपोज कर लेते हैं क्योंकि वो मेंशन नहीं की गई, और वालिद की उम्र जो है वो भी 9 गुना ज्यादा जो है वो मेंशन की गई है। तो बेटे की उम्र x सपोज की और वालिद की जो है वो 9x। प्रेजेंट एज अब उन दोनों की 9x। 10 साल का जो है वो हमें मेंशन किया गया है कि 10 साल पहले तो 9x + 10 और बेटे की जो उम्र है x + 10। अब इन दोनों को हमने जमा किया, 9x + 10 + x + 10 = 50। 9x में x वाली वैल्यू जो है वो जमा की तो 10x, 10 में 10 को प्लस किया तो 20 = 50। 10x 20 को इक्वल के दूसरी साइड पर लेके गए तो वो माइनस हो जाएगा। 50 में से 20 को माइनस किया, 30 रिमेनिंग रह गया। 10x = 30। अब 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x = 30/10। 30 को 10 पर डिवाइड किया तो की वैल्यू हमारे पास 3 निकल आई। अब x की जो वैल्यू है, हमने प्रेजेंट एज ऑफ फादर जब स्टार्टिंग पर ली थी तो वो 9x + 10 थी। अब जहां पर x होगा वहां पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे। 9 ब्रैकेट 3 x की वैल्यू x की जगह पर + 10, तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27 + 10, 27 + 10 37 ईयर्स। ये आ गई फादर एज। अब सन की एज हमने स्टार्टिंग पर जो है वो x + 10, प्रेजेंट एज में देखें तो x + 10 लिखा हुआ है। जहां पर x है वहां पर जो हमारी x की वैल्यू निकली थी 3 को पुट किया + 10, 10 में +3 किया तो 13 ईयर्स। तो ये हमारे पास सन की एज जो है वो भी निकल आई। तो फादर एज इज 37 ईयर्स एंड सन एज इज 13 ईयर्स। अच्छा मिस रुखसाना साहबा, ये सवाल था कि अगर बाप और बेटे की एज को मिलाया जाए तो वो 50 साल बनती है। जी सर। अच्छा, उसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा था कि अगर 10 साल कबल वालिद साहब की उम्र 9 गुना ज्यादा थी, यानी बिलफर्ज हम कह सकते हैं कि x बच्चे की उम्र है, बेटे की उम्र है, तो ये 9x बन जाएगी। और इसमें हमने 10 साल कबल यानी एडिशन कर लिया 10 साल पहले, 9x जमा 10। उसके बाद फिर आपने x जमा 10 नहीं सर, वो इज इक्वल टू 9x जो 50 है ना लिखा। वो सर, वो जो 9x है ना वो आप सन को अज्यूम कर रहे हैं। वो फादर मतलब 9 गुना ज्यादा थी ना उससे, तो वो 9x जो है वो फादर की एज के साथ आएगा। 10 ईयर्स अगो फादर जी एज इज बिल्कुल, 9x। सुने ना, रुखसाना तो सर सही 9x कह रहे हैं, सर सही कह रहे हैं। लेकिन 9 साल तो पहले आपने मैं अज्यूम करनी है कि आपने x अज्यूम की और फिर 9x अज्यूम की, फिर 10 साल गुजर गए हैं तो +10 इसलिए आएगा उसमें। 9x + x 10x हो जाएंगे। 10 और 10 20, सिंपल 50 में से 20 माइनस करें 30 हो जाएंगे। उधर 9x हैं तो 9 पे डिवाइड कर लें आप 30 को, 3 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। यानी जो बाद वाले 10 है ना, अब वो गुना पहले लेना है और 10 बाद में जमा करने हैं। जी, अब मुझे क्लियर समझ में आ गया कि एक तो हमने जो फिगर्स लिए वो माजी के थे
और दूसरे फिगर्स हमने लिए वो करंट थे और फिर वो बनते थे 50। मैं यही पूछना चाह रहा था कि 9x जमा 10 ये तो चले माजी के आगे आगे फिर आपने x जमा 10 लिखा, ये उसकी करंट एज आ जाएगी जो कि 50 जाके बनेगी। सर वो ठीक है जी, बिल्कुल जी। जबरदस्त, क्लियर समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द LCM ऑफ 6th एंड 7th टर्म? तो ये LCM ये वो जू अजाफ अक्ल होता है ना, जो कभी तीसरी चौथी में हम पढ़ते थे। मुझे तो ये तीसरी चौथी में भी समझ में नहीं आता था जू अजाफ अक्ल। मेरा एक क्लास फेलो था, जब भी मैथमेटिक्स का टेस्ट होता तो उसके साथ फिर मैं एक मुआहदा करता कि मैं आपको कुल्फी खिलाऊंगा, आपने मेरा ये जो मैथमेटिक्स का पर्चा ये आपने हल करना है। सर ये इजी है सवाल, इसमें 3n+2 मतलब हमने n की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, तो वो हमारे पास बाद में क्वेश्चन में ही वो दिया बाद हुआ है में फॉर्मूला। मैंने अपनी सिर्फ 6th और मैथमेटिक्स को 7th इतना मतलब 6th और 7th नंबर जो है वो n की जगह पर पुट करना है, तो वो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 3n+2 बाद में मैंने 6 में अपनी हम मैथमेटिक्स n को की इतना स्ट्रांग किया, मिस रुखसाना साहबा, बाद में मैंने अपनी मैथमेटिक्स को इतना स्ट्रांग किया कि जब मैंने एमफिल का गेट टेस्ट दिया था तो मैथमेटिक्स में मेरा जो परसेंटाइल था वो 98% था। और उसके बाद फिर दोबारा मैथमेटिक्स मुझे भूल गई। सर इतना हमारा नहीं हो सकता। जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक्स फिर बहुत ही अच्छी स्ट्रांग हो गई। असल में बाद में फिर ट्यूशंस वगैरह पढ़ाई थी ना, तो मैट्रिक तक ट्यूशंस पढ़ाते रहे हैं काफी अरसा, इस वजह से फिर मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो गई थी। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ये जरा समझा दीजिएगा, LCM है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6th एंड 7th टर्म इन an इज इक्वल टू 3n+2। अब जहाँ पर 3n+2 है वहां पर हमने 6th और 7th टर्म की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो n 6th टर्म की वैल्यू n इज इक्वल टू 6। अब 3n+2 में यही 6 वाली वैल्यू जहां पर n होगा वहां पर 6 को पुट कर देंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ +2, 6 3 आर 18 +2 20। अब 7th टर्म में भी सेम इसी तरह 7th जो है वो n प्रिज्यूम कर लेंगे और 3n+2 जहां पर n होगा वहां पर 7th की जो है वैल्यू पुट कर देंगे। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 21 +2 कर दिया तो 23। सो 20 और 23 का आपने एलसीएम लेना है। क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो एक नंबर पर डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 460 इसका एलसीएम आ गया। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी समझ से बालातर है। सर ये कोई
फार्मूला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 10 years? मिस रुखसाना साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इस क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं हुआ। अगर मैम आपकी समझ में है तो आप इसको समझा दें। व्हाट इज द सर वैल्यू ऑफ कंपाउंड ये इंटरेस्ट? सर मुझे जी जी, अगर इजाजत दें तो ये मैं जी आप समझा दीजिए। आप मुझे मैथमेटिक्स सर वाले लगते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट बता दूं कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने 100 रुपया उधार लिया है और उसका मुआहिदा हुआ है कि आपने मुझे 2 साल के बाद जो है वो पैसे लौटाने हैं, लेकिन आपने मुझे सालाना 5% के हिसाब से सूद देना है। तो जो उसका सूद बनेगा सालाना 100 रुपए पे, वो 5 रुपए ही बनेगा। तो 1 साल के बाद वो 5 रुपए देगा। जब दूसरा साल आएगा तो उसका चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो वो 5 रुपए ही दूसरे साल उसे सूद की मद में देगा, और 2 साल के बाद उसका मुआहिदा भी पूरा हो गया तो वो 100 रुपए भी वापस कर देगा। तो उसकी जो कुल अमाउंट बनेगी 2 साल के बाद वो बनेगी 110 रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब आ जाएं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट सर ये होता है कि अगर आपने जब सूद दिया उसी 100 रुपए वाले को हम अगर ले लें तो 1 साल के बाद उसने 5 रुपए जो है वो वापस करने हैं सूद की मद में। जब दूसरा साल आएगा तो अब उसने 100 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना, बल्कि वो जो पीछे वाली सूद वाली अमाउंट है वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। यानी कि दूसरे साल अब उसने जो सूद वाला पैसा वापस करना है वो 105 रुपए पे बनेगा। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। इसका जो फार्मूला है, ए से बनता है अमाउंट से मुराद के अब उसने 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद जो भी उसका मुआहिदा हुआ उसने कितनी अमाउंट टोटल वापस करनी है। अमाउंट आगे आ गया पी से मुराद होता है सर प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने उधार लिया। यानी कि 100 रुपए हमने एग्जांपल कोट की थी, तो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पर 100 आ जाएगा। 1 ये फार्मूले में ऐड ही होगा क्योंकि तब ही इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट शामिल होगा। 1 प्लस R/N है सर। R से मुराद आ गया रेट हमने कितना लिया था 5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई N है, N से मुराद है 100, 5/100 परसेंटेज आ गई ना, हमने 5% के हिसाब से लिया था। 1 प्लस R/N से मुराद हो गया 5/100, और जो ब्रैकेट्स क्लोज हैं और ऊपर पावर n है, इस पावर जो n से मुराद है ये नंबर ऑफ ईयर्स है। यहाँ पर 2 आएगा, अगर हमने 2 साल के लिए लिया तो ये 2 आएगा। अगर अभी इसमें किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो बता दें। ये फार्मूला है। वैसे जो मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं वो मैथमेटिक्स के इस तरह पूछे जाते हैं कि आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकाल के दें। तो उसके 2 तरीके हैं। एक, अगर आपको फार्मूला याद है तो वेल एंड गुड, इस फार्मूले को पुट कर लें और आप वैल्यूज को पुट कर लें, क्योंकि ये फार्मूला याद हुआ तो सारी वैल्यूज सवाल में दी हुई होती हैं। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो दूसरा, जैसे मैंने बता दिया कि आप पहले 1 साल का इंटरेस्ट लें, यानी कि 100 पे 5 रुपए बनता है। जब दूसरे साल जाएंगे तो 105 हो जाएगा। 105 पे आपने 5% इंटरेस्ट देना है। जी सर। जी माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से आपने हमें ये सवाल समझाया है। जी मिस रुखसाना साहिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Robert Bunsen invented A. Bunsen burner, B. Bunsen micrometer, C. Bunsen compass, D. None of these.
जी ए ऑप्शन जी इसको इसका ठीक पढ़ते होगा जाइए। बच्चों का। जी जी Okay. पढ़ते जाइए। What is the alternative compound jargon for bug? तो ये ग्लिच है, डी ऑप्शन ठीक होगा। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? कितनी स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में? 50 रियासतें हैं। अ प्लेस वेयर लेदर इज टेंड इज कॉल्ड अ टैनरी। ए ऑप्शन ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज बोर्न इन इराक। इन विच प्रॉफिट इराक फिरौन वाज किंग? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन था। In 1956, DNA polymers was discovered from the cell of E. coli. किस गज़वा में अल्लाह ने मुसलमानों पर नींद तारी की और बारिश के जरिए मदद की? गज़वा बदर में। तौरात किस मजहब की किताब है? यहूदियत की। जादू और मौजज़ात में फ़र्क बताने के लिए कौन भेजे गए? हारूत और मारूत। हदीस की रोशनी में जी इसके हमसायों से मुताबिक अच्छे ताल्लुकात। जी मैं सुखाना साहब एक मिनट, हारूत और मारूत ये दो फरिश्ते हैं कि जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। हारूत और मारूत चाहे बाबल में, ये बाबुल नहीं है, चाहे बाबल एक तरकीब है, गुमान किया जाता है कि हारूत और मारूत फरिश्ते वहां लटके हुए हैं और जो लोग जादू सीखते हैं वो इसी कुएं पे जाते हैं। तो असल में ये था कि बाबल एक शहर था जहां पर लोग जादू सीखते थे। अब जादू सीखते सीखते अंबियाए किराम के मुआजिज़ात और जादू में उन्होंने इख्तलात कर दिया था। यानी आम जो लोग थे वो जादूगरों को मुकद्दस समझने लग गए और वो जादू को एक नेक अमल समझकर सीखने लगे थे। और जैसे आजकल यूरोप में भी काला जादू सिखाया जाता है जिसको मेस्मरिज्म का नाम दिया जाता है और आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर उसके उसकी नुमाइश भी देखते हैं जादू की। तो अल्लाह ताला ने लोगों के इस इश्तिबा, उनकी गलती, उनकी गलत सोच को रफा करने के लिए दो फरिश्ते भेजे थे, हारूत और मारूत। हारूत और मारूत इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है खड़े खड़े काम कर देने वाले। यानी वो ये जो फरिश्ते थे इंसानों के रूप में थे, ये खड़े खड़े लोगों के काम बना देते थे, बीमार को तंदुरुस्त कर देते थे, नबीना को बिनाई अता कर देते थे, कोई भी मसला होता उसको हल कर देते। तो बुनियादी तौर पर इन दोनों फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने लोगों को जादू की हकीकत और जादू से इज्तनाब करने के लिए ये फरिश्ते भेजे थे। यानी जिस तरह अंबियाए किराम को मुआजिज़ात दिए जाते ताकि वो दलाइल से अपनी बात को साबित कर सकें, इसी तरह इन फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने जादुई ताकत या कुव्वत दी थी ताकि ये लोगों को अपनी इसी जादुई ताकत से दलाइल दे सकें और उनको जादू सीखने से रोक सकें। इतना मामला समझ में आता है। बाकी ये भी पढ़ा है कि जो लोग भी इनके पास जादू सीखने के लिए आते तो ये फरिश्ते उनको मना करते और बकायदा उनको आखिर में ये कहने लगे थे कि हम आपके लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश बनाकर भेजे गए हैं। जैसे कौम लूत की तरफ फरिश्ते इंसानी रूप में भेजे गए थे। जी मिस रुखसाना साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
हदीस की रोशनी में हम अच्छे किस चीज की निशानी है? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना फजीलत साबित करता है तमाम महलूकात पर। दीन से फिर जाने वाले को मुर्तद कहते हैं। नाविल किस जुबान का लफ्ज है? अतालवी जुबान का। दरबुल मसल का इंतखाब करें, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, ये शेर किसका है? अल्लामा इकबाल का। असदुल्लाह खां का लक़ब क्या था? गालिब। खतूत का इमाम किसको कहा जाता है? मिर्जा गालिब को। जमींदार अखबार किसने जारी किया? मौलाना जफर अली खान ने। नज्म आदमी नामा किसने लिखी? नजीर अकबर आबादी ने। ग्रामर की रूह से मस्जिद है, इसमें ज़र्फ़े मकां। मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार किस नावल निगार का तहलीक करदा है? डेप्टी नज़ीर अहमद का। जी माशाल्लाह, इंतहाई बेहतरीन तरीके से मिस रुखसाना साहिबा ने पेपर रिवाइज कराया है। और आदमी नामा का कोई पहला शेर मुझे सुनाए, कोई मेंबर कि जिसने आदमी नामा नाज़्म पढ़ी हो वो मुझे उसका पहला शेर सुनाए। ये हमने दुनिया मैट्रिक में में पढ़ा बादशाह था है कि सो है दुनिया वो में भी आदमी। और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। ये हमने मैट्रिक में याद की थी। एक और भी इसका शेर था। सर ये लफ्ज कि बादशाह ही लिखा हुआ था या बादशाह था? मैंने कहीं पर पढ़ा है इसको, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जी, बादशाह भी लिखते हैं, बादशाह भी लिखते हैं। ये फारसी जुबान का लफ्ज है। बादशाह को पादशाह भी लिखते हैं। जी, यहाँ पादशाह से मुराद होगा छोटा बादशाह, जो एक छोटी सी रियासत का मालिक हो। दुनिया में पादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। और जूतियां चुराने वाला भी एक शेर हमने बड़ा याद किया था, वो किसी को आता है? वो इसी नाज़्म का है ना? सर वो कुछ ऐसे है, और या आदमी नकीब हो बोले है बार बार, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार। हुक्का सरा ही नहीं जूतियां नहीं, बोले बगल में वो मार। और था। रख के पाल। और आदमी ही उनकी चुराते हैं, वो था, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। और जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। जी, उसके बाद लफ्ज है नोवेल। नोवेल बुनियादी तौर पर इतालवी लफ्ज है, इटालियन लफ्ज है। नोवेला से निकला है। इसका मतलब होता है नया, अनोखा, निराला, अजीब। ऐसी तवील कहानी कि जिसमें जिंदगी के हकायक को बयान किया जाए, उसको नोवेल कहते हैं। उसके बाद मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार है, जो कि डेप्टी नज़ीर अहमद ने तख्लीक किया था। और ये
मिर्जा ज़ाहिरदार बेग, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि एक ऐसा किरदार है जो बड़ा रियाकार और चर्ब ज़बान है और अपने अहद की और ख़ास तौर पर ज़वाल पज़ीर मुआशरे का एक नुमाइंदा किरदार था। इसका हुलिया भी डिप्टी नज़ीर अहमद ने बयान किया था। छोटा कद, ज़र्द रंगत, आंखें करंजी और दुबला डेल डोल, पत्नी इस तरह का था ये सारे। तो ये गलबन तौबतुन नसूह का किरदार था। उसके बाद है इसमें ज़र्फ़े ज़मा और इसमें ज़र्फ़े मकान। ये भी हम तफसील से पढ़ चुके हैं और अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। सबका पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि निस्फ सदी कवायद के लिहाज से क्या है? कोई बता सकता है निस्फ सदी का किस्सा? सारे इसम ज़र्फ़ ज़मा जमा हाँ जी, बिल्कुल। इसमें ज़र्फ़ ज़मा, ये सदी, निस्फ सदी, पवन सदी, 2 साल, 20 साल, सुबह, शाम, ये सारे इसमें ज़र्फ़ ज़मा हैं, ज़माने का तयन करते हैं। एक हाफिज़ जलंधरी का मिसरा दिया हुआ था, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो ये मिसरा देकर उन्होंने पूछा था कि निस्फ सदी कवायद के लिहाज से क्या है? सिफत अद्दी भी था और इसमें ज़र्फ़ ज़मा भी था। तो मुझे भी इस पे थोड़ा-सा डाउट था क्योंकि उस वक़्त मुझे भी क्लियर नहीं था, मैंने ये पेपर दिया था। तो बाद में मैंने जवाब में इसमें ज़र्फ़ ज़मा टिक किया था, निस्फ सदी। अगर वैसे देखा जाए बड़ा कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चन था उस वक़्त। मुझसे डिसीज़न नहीं हो रहा था कि ये सिफ़त अद्दी है या इसमें ज़र्फ़ ज़मा। हाफिज़ जलंधरी की जो नज़्म है बड़ी खूबसूरत, गज़ल कह लें, गज़ल होगी। ये झगड़ा दाने नहीं, ये नहीं होगा। झगड़ा दाने पानी का है, दामो कफ़स की बात नहीं। अपने बस की बात नहीं, सय्याद के बस की बात नहीं। ये इनकी बड़ी मशहूर गज़ल थी। तश्कीलो तकमीले फ़न में जो भी हफ़ीज़ का हिस्सा है, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इस तरह की कोई गज़ल थी। तो अगर कोई मेंबर अपनी बात कहना चाहे तो कह सकता है, टाइम है। सर जी, अगर हो सके थोड़ा सा अफसाने के मुतालिक ना वज़ाहत फरमा दें कि जो जी, अफ़साने की तारीफ़ आप मुझे बता बुनियादी दें। आप मुझे अफ़साने की तारीफ़ सुना दें। अफ़साने की जदीद सर ऐसी तरीन कहानी जिसमें वहदत तासर हो, या जो कहानी जो है जिसमें हम एक ज़िंदगी का कोई एक पहलू बयान किया जाए। नॉवेल में एक मुकम्मल जो है ना हिस्ट्री होती है, मुकम्मल के उसका हर किस्म जो है उसका अहाता किया होता है, जबकि अफ़साने में ना उसका कोई एक पहलू को जो है ना वो बयान किया जाता है। जी, कोई और मेंबर बताना चाहे कि अफ़साना क्या है?
जी, अफसाने की तारीफ अगर कोई बताना चाहे तो। सर, अफसाना को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं और जी ऐसी कहानी जिसको आधे घंटे में कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ा जा सके, यानी मुख्तसर कहानी को कहते हैं। जी, बेहतरीन, जबरदस्त। कोई और बताए जी। सर अफसाना उसे भी तो कहते हैं ना कि एक ही निशिस्त में पढ़ा जा सके। जी, जबरदस्त, बिल्कुल। ऐसे मुख्तसर तहरीर जो ज़िंदगी किसी एक पहलू को बयान करे और वहादत तासुर और वहादत ज़मान व मकान लिए हुए हो और जिससे कम से कम वक्त में एक नशीस में पढ़ा जा सके। जी, बिल्कुल जबरदस्त। और ये अंग्रेजी से ये इस्तेलाह आई है हमारे पास। जी, बिल्कुल। जी, इस पर आप बोले ना, आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। बोलने की प्रैक्टिस किया करें ना, आगे आपने इंटरव्यू में बोलना है। ऐसी कहानी जिस जिंदगी की सिर्फ एक झलक पेश कीजिए है और जो वादत तासुर भी हो और कह रहे हैं कि एक आधे घंटे में या एक नशिस्त में जिसको मुकम्मल किया जा सके। जी, बिल्कुल जबरदस्त। अफसाना फारसी सर ज़ुबान का वो लफ्ज़ जी, जी, जबरदस्त। जी, आप सर बता वो रही थी कुछ अफसाना। जी, जी। सर वो मैडम नूरजहां का एक गीत भी है कि किसको सुनाए जाके अफसाना जिंदगी का, गम से भरा हुआ है पैमाना जिंदगी का, यानी मुख्तसर तरीन चीज को सर कहते हैं शायद। जी, बिल्कुल जबरदस्त। अफसाने की जदीद तरीन तारीफ क्या की जा सकती है? वैसे तो आप सब मेंबर्स ने जो कुछ बताया बिल्कुल दुरुस्त बताया। सर ये क्वेश्चन मुझसे ना इंटरव्यू में किया गया तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने उनको मुतमईन नहीं कर सका। मैंने ये बताया कि वादत तासुर हो और जो जिंदगी एक झलक पेश की जाती है। मुझे महसूस यही हुआ कि जो पैनल था मैं उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सका अपनी तारीफ बताकर अफसाने की। जी, बिल्कुल। और रावलपिंडी सेंटर्स में तकरीबन हर मेंबर से ये सवाल पूछा गया था कि अफसाना क्या है, अफसाने की जदीद तरीन तारीफ सुनाएं। तो अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी है जिसमें कोई ऐसा वाकया बयान किया जाए कि जिसकी इब्तदा हो, इर्तका हो और खात्मा हो और जो जिंदगी की बसीरत में इजाफा करे। तो हम कह सकते हैं कि बसीरत अफरोज कहानी को अफसाना कहा जाता है। ये आप लोगों ने जितनी भी बातें बताई हैं ना, ये पुरानी बातें हैं, रिवायती बातें हैं। तो वो आपसे जदीद तारीफ सुनना चाहते हैं, तो जदीद तरीन तारीफ यही है कि बसीरत अफरोज कहानी को अफसाना कहा जाता है, या इसकी अगर इस्तिलाह में तारीफ करना चाहें तो ऐसी नसरी कहानी कि जिसमें कोई ऐसा वाकया बयान किया गया हो कि जिसकी इब्तदा हो, इर्तका हो और खात्मा हो और जो जिंदगी की बसीरत में इजाफा करे। अच्छा, उसके बाद फिर मिस नादिया साहबा से उस खातून मेंबर ने एडगर एलन
पो की तारीफ भी पूछी थी कि उन्होंने अफसाना की क्या तारीफ पेश की है। तो अफसाने की वो तारीफ इरम ने बताई है। एडगर एलन पो के मुताबिक अफसाना वो मुख्तसर कहानी है जो आध घंटे से लेकर 1 या 2 घंटे के अंदर पढ़ी जा सके। गोया अफसाना इतना मुख्तसर होना चाहिए कि उसे एक नशिस्त में पढ़ा जा सके। ये एडगर एलन पो जो कि अफसाने के मुजिद हैं, उन्होंने तारीफ की थी। उसके बाद फिर प्रोफेसर वकार अजीम ने कहा था कि मुख्तसर अफसाना एक ऐसी नसरी दास्तान है जो बासानी आध घंटा से लेकर 2 घंटा तक पढ़ सकें, जिसमें इख्तसार हो, सादगी हो, इत्तेहाद असर हो, इत्तेहाद ज़मा हो, इत्तेहाद किरदार मौजूद हों। फिर डॉक्टर फिरदौस फातिमा नसीर ने अफसाने की तारीफ यूं की है कि मुख्तसर अफसाना वो सिन्फ अदब है जिसमें निहायत इख्तसार के साथ नस्र में जिंदगी के किसी एक पहलू की खीराकुन झलक फनी तरीका पर दिखाई जाए। फिर डॉक्टर अख्तर साहब ने अपनी किताब तहकीक व तनकीद में अफसाने की तारीफ यूं की है कि एक अच्छा अफसाना एक कामयाब ड्रामे की तरह है कि इजाज व बलागत का हामिल होता है और जिसमें हुस्न कामिल होता है, यानी इजाज ही हुस्न कामिल होता है, और वो अफसाना नाजरीन के लिए जहनी मसरत का सामान मुहैया करता है। तो और भी बहुत से लोगों ने इसकी तारीफ पेश की है। तो उसने की तारीफ आप जदीद तरीन तारीफ करेंगे पहले बयान की है कि जिंदगी के मुतालिक बसीरत अफरोज कहानी को अफसाना कहते हैं। चलें जी, कोई और मेंबर बात करना चाहे तो। मेरे ख्याल में मैडम साहब आप सेशन क्लोज कर दीजिए। सब मेंबर्स मुझे थके थके लग रहे हैं, शायद मौसमी असरात हैं या फिर भूख लगी हुई होगी। जी मैडम साहब सेशन क्लोज कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।